लेकिन इसकी जो चिनाई है वो दाल से की गई है। और अब आप सोच सकते हैं कि उस समय दाल की पिसाई जो है सिलबट्टे में होती होगी और कितनी दाल लगी होगी और कितनी। उस चिनाई में जो मसाला लगा है वो मसाला लगा है दाल का, जिस दाल से बनती है पकौड़ियाँ। सबसे पहले आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। और होली के इस बीच हम गांव के अंदर हैं, तो सोचा क्यों ना गांव की कुछ गतिविधियां और यहां के धार्मिक स्थलों को आप लोगों के बीच में लाया जाए। तो इसी सीरीज में हम आज एक ऐसी जगह जा रहे हैं जहां के बारे में बहुत बड़ी चर्चाएं हैं और बहुत बड़ी मान्यताएं हैं। हमने भी अपना बचपन वहां पर देखा है, बहुत सारे कार्यक्रम वहां पर किए हैं। तो धीरे धीरे आपको आगे बताएंगे। बहरहाल आपको दिखाते हैं अपने गाँव का सुंदर सा यहाँ पर दृश्य। आज जिस कार्यक्रम के तहत हम जा रहे हैं, जिस जगह को दिखाने के लिए जा रहे हैं, जिस जगह को एक्सप्लोर करने के लिए जा रहे हैं, उसमें मेरे साथी हैं सुभाष कोठियाल। और हम दोनों जाएंगे वहाँ पर, जो है रास्ता हमें मिलता है या नहीं मिलता है, उसके लिए भी हमने कुछ व्यवस्थाएं की है। अगर हम उन संसाधनों के माध्यम से वहाँ पर जा पाते हैं तो हम आपको बहुत कुछ बेहतर दिखाने वाले हैं। और यहाँ की जो पहले की स्थिति थी किस प्रकार की थी और आज वहाँ पर क्या स्थिति हो चुकी है, ये भी हम आपको दिखाएंगे। और अभी हम जहाँ पर बैठे हैं ये जगह है नागराजा मंदिर की। और यहाँ पर जून के महीने में एक उत्सव होता है। उस उत्सव में सारे गांव के लोग इकट्ठे होते हैं और बहुत धूमधाम से नागराजा मंदिर में नागराजा की स्तुति की जाती है। बदले मौसम होने के कारण गांव का जो नज़ारा है वो इतना साफ नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि मौसम में पूरी धुंध छाई हुई है। ये गांव के अंदर कुछ ना कुछ परिवर्तन तो हुआ है, कहीं ना कहीं विकास की नींव जो चलती आ रही है वो तो रखी गई है। हर घर जल हर घर नल के तहत ये नल यहाँ पर भी पहुँचा है और बहुत ही अच्छा लगा। अब देखते हैं इसमें पानी है या नहीं है। मुझे तो उम्मीद है कि शायद पानी नहीं होगा, क्योंकि आजकल वैसे भी पानी की दिक्कतें हैं। खोल के देखते हैं। अरे वाह गजब, इसमें पानी आ रहा है। ये भी एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है। लोग बोलते हैं कि मंदिर जो है ये मंदिरों में ताले तो लगा देते हैं, लेकिन इसके पीछे का कारण समझ में नहीं आता है कि ये मंदिर में ताले जो लगते हैं, बोलते हैं कि भगवान सबकी रक्षा करते हैं, तो अपने मंदिर की तो रक्षा कर ही नहीं पाते। ये बात समझ में नहीं आती मेरी, ये प्रॉब्लम है। तो जी, बात बिल्कुल फैक्ट की है कि वास्तव में जब भगवान खुद की रक्षा करते हैं तो इन मंदिरों में या जो थोड़े बहुत ही छोटे छोटे मंदिर बनाए हैं इनमें ताले क्यों लगाए गए। और वहाँ पर इतना बड़ा ताला लगा दिया गया है, वो मेरे घर में भी नहीं लगता है, हम भी नहीं लगाते। ठीक है, जब भगवान खुद की रक्षा कर सकते हैं, दूसरों की कर सकते हैं, तो खुद की भी कर सकते हैं। आखिर वहाँ पर मंदिरों में ताले लगाने की ज़रूरत ही क्या पड़ती है? ये वास्तव में एक सस्पेंस वाला क्वेश्चन है। अगर किसी के पास इसका जवाब हो तो ज़रूर दीजिएगा कमेंट में। आज के ब्लॉग के अस्त्र शस्त्र, साखनिया के पेड़। अब इसको हिंदी में क्या पता है, साइंस में क्या बोलते हैं नहीं पता है, मैं भी भूल गया। कभी मैंने रिसर्च तो किया था इसका, लेकिन खैर छोड़ो। ये है साखनिया के पेड़ और इसको हम ऐसे ही खाते हैं, साथ में इसकी रोटी बना के खाते हैं। और ये जो खेत है, इस खेत में जो है कभी कुछ ना कुछ अनाज उगा करता होगा, लेकिन चलो अनाज तो नहीं, लेकिन साखनिया तो कम से कम यहाँ पर उगा हुआ है। रास्ते में जाते जाते पुराने दिन याद आ गए हैं। ये जो पेड़ है ये है मौलू का पेड़, और यहीं पीछे मौलू की बहुत बड़े पत्ते, बहुत बड़ी जो बेल है वो लगी हुई है। और जब कभी क्या हुआ करता था, हमारे यहाँ पर कोई कार्यक्रम होते थे, जैसे कोई भी फंक्शन, शादी ब्याह या कोई भी कार्यक्रम हुआ करता था, तो उसमें जो है इसके पत्तों को तोड़कर ले जाया जाता था और उसकी थालियाँ, पुड़खे, जिन्हें कटोरी कह सकते हैं, बनाई जाती थी और उस पर ही भोजन खाया जाता था, जो बिल्कुल शुद्ध और प्योर होता था। आज की डेट में ये सब जो है चेंज हो चुका है। इसका सिस्टम जो है पेपर प्लेट ने ले लिया, प्लास्टिक की प्लेट ने ले लिया, जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत ही घातक है। लेकिन अभी भी इसका उपयोग किया जा सकता है अगर इसको बृहद स्तर पर गांव में लगा दिया जाए और बहुत ज़्यादा जो है इसकी खेती हो, तो हम यहाँ पर जो है पेपर प्लेट का काम छोड़कर ये मालू के पत्तों से जो है प्लेट और कप बनाकर जो है उनका डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, जो कि एक रोज़गार में बहुत बड़ा आयाम सिद्ध होगा।
कुछ लोग घास के लिए आते होंगे तो उन्होंने थोड़ी सी साफ़ सफाई की है, इसलिए हमें हल्का सा रास्ता जाने के लिए मिल रहा है। लेकिन अब हम हैं डेस्टिनेशन के बिल्कुल नज़दीक और मुझे नहीं लगता कि वहाँ पर जाने के लिए रास्ता हो। जा तो हम रहे हैं लेकिन बहुत बड़ा रिस्क लेके जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हो सकता है कि सुअर और बाघ मिल जाए, क्योंकि आजकल दिन में भी जो है सुअर घूम रहे हैं और बाघ घूम रहे हैं, तो यहाँ पर उनका ठिकाना हो सकता है, बहुत मुश्किल है। लेकिन आगे आगे सुभाष चल रहे हैं, पीछे पीछे मैं, अब देखते हैं क्या होता है। अंततः हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं और ये है वो हवेली, जो काफ़ी पुरानी हवेली है, लगभग काफ़ी सालों पुरानी हवेली है, जिसके बारे में हम कह भी नहीं सकते, क्योंकि ये बनते हुए बहुत कम लोगों ने देखी है। और कहा जाता है कि जब ये हवेली बनी थी तो ये नॉर्मल मिट्टी या सीमेंट से नहीं बनी हुई है। उस चिनाई में जो मसाला लगा है वो मसाला लगा है दाल का, जिस दाल से बनती है पकौड़ियाँ। तो पकौड़ियों बनने वाली दाल का जो है मसाला लगा है इस हवेली को बनने में। अभी ये बहुत कम दिखाई दे रही होगी, क्योंकि पूरे चारों तरफ जो है झाड़ी झाड़ी इसके हो चुकी है। और ये जो पूरा परिवार था, पूरा परिवार इसी हवेली में समाहित हो जाता था, यानी कि इसी हवेली में रहता था। आज कम से कम 18-20 परिवार हैं वो जो इस हवेली में रहा करते थे, और उनके सारे कार्यक्रम शादी विवाह यहीं पे होते थे। यहाँ तक कि मेरा भी जन्म तब हो चुका था जब यहाँ पर जो है कार्यक्रम होते थे। मैं उन लोगों के घर भी आपको दिखाऊंगा कि जिनके कार्यक्रम, जिनकी शादी में मैंने यहाँ पे जो है दाल भात खाया है। ज़माने किस तरह की मेहनत की होगी, कितनी भयंकर नक्काशियाँ पत्थरों पर की गई है। ये पूरा पत्थर है, न कि लकड़ी, और इस पे जो है नक्काशी की गई है। इसके ऊपर भी पत्थर रखा हुआ है और बहुत बड़ी कलाकृति उस टाइम की गई है। कितनी मेहनत और कितना समय लगा होगा। मुझे लगता है कि इस मकान को बनने में लगभग 10-12 साल तो हो ही गए होंगे। बाकी अगर कोई मिलेगा और मुझे जानकारी मिलेगी तो मैं उस जानकारी के माध्यम से ज़रूर बताऊँगा कि इस मकान को बनने में कितना समय लगा और ये मकान कब बना था। ये है इस मकान की चिनाई, और ये चिनाई बिल्कुल पत्थरों से हो रखी है, और पत्थरों की आकृति आप देख सकते हैं किस प्रकार की है। और इस पे कहीं भी जो है मिट्टी नहीं लगी है। बाद में जो है इसकी चिनाई में बाहर से जो है लिपाई मिट्टी की गई होगी, लेकिन इसकी जो चिनाई है वो दाल से की गई है। और अब आप सोच सकते हैं कि उस समय दाल की पिसाई जो है सिलबट्टे में होती होगी, और कितनी दाल लगी होगी, और कितने लोगों ने कितने समय तक वो दाल की पिसाई की होगी, और तब जाके जो है इसकी चिनाई के लिए मसाला बनाया होगा। मकान का दूसरा छोर जो पूरी तरह से जो है झाड़ियों से दबा हुआ है, और ये नीचे बहुत बड़ा आंगन हुआ करता था। इसी आंगन में बैठकर खाना खाया करते थे। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया, लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते गए। 2-3 परिवार जो थे उन्होंने दूसरी तरफ जो है अपने मकान बना दिए और यहाँ की सुध लेनी छोड़ दी। इस हवेली के जितने भी लोग हैं, अधिकतर सारे 17-18 में से अगर बात की जाए तो 15 परिवार तो देहरादून के अंदर पलायन कर चुके हैं, जो कभी यहाँ की सुध भी नहीं लेते हैं। आज भी जब मैं इस मकान के नज़दीक गया, इस हवेली के नज़दीक गया, तो इसके जो पत्थर हैं बहुत मजबूत हैं, इसकी कनासी जो की हुई है बहुत मजबूत है, यानी कि इसकी नीचे की जो दीवारें हैं पूरी मजबूत है। अगर इसका रिनोवेशन किया जाए, इसको दोबारा से जो है बना दिया जाए तो बहुत अच्छा ये बन सकता है। भी इस मकान में बच्चों की किलकारियाँ गूंजती होंगी, कभी कार्यक्रमों की धुन गूंजती होंगी, और कभी बुजुर्गों का तम्बाकू यहाँ गूंजा हुआ होगा। तो बहुत दिनों से इच्छा थी कि इस मकान को देखा जाए, इस हवेली को देखा जाए और आप लोगों को बता दिया जाए
कि एक हवेली ऐसी भी थी जो दाल से बनी हुई है, जिसकी चिनाई जो है दाल से बनाई गई है, और वो दाल काली दाल जिससे जो है पकोड़े बनते हैं शादी ब्याह या किसी भी कार्यक्रम में, उस दाल से जो है इस हवेली को बना दिया गया है। तो कितना वक्त और कितना समय लगा होगा और कितनी मेहनत लगी होगी। उसके बाद वहाँ पे जो कलासी की गई है, जो कलाकृतियाँ की गई है, उनमें कितनी मेहनत लगी होगी, पत्थर कहाँ से लाए गए होंगे और वो लकड़ियाँ कहाँ की होंगी, इस पर भी भविष्य में कभी बताएंगे आपको, अगर कोई व्यक्ति इसकी जानकारी देने वाला मिलता है तो। बहरहाल मेरे साथ आज पूरे वीडियो में सुभाष ने पूरी हेल्प की है, यहाँ का रास्ता आने का बनाया है और रास्ते में फिर वहाँ तक ले गए हैं। तो अब सुभाष से पूछते हैं कि आखिर क्या होगा, किस तरह से जो है यहाँ जो ये बंजर पड़ी ज़मीनें हैं और इस तरह से अच्छी अच्छी हवेलियाँ जो आज भुतिया बन चुकी हैं, किस तरह से जो है इनको रिनोवेट किया जाए और क्या विकल्प हो सकता है। ये जो पुराने हवेलियाँ हैं इनको रिनोवेट करना तो ज़रूरी है। इनको रिनोवेट अगर हम यही पीढ़ी कर सकती है, क्योंकि जो हमारी ये बीच की हमारी पुरानी पीढ़ियाँ हैं, इन्होंने तो पुराने बनाए हुए मकानों को और ये सब बंजर छोड़ के गाँव को खाली करके चले गए हैं। अब हमारी जिम्मेदारी बनती है, चाहे कोई नया प्रोजेक्ट या फिर कोई इनोवेशन की नई चीज़ें, इनको दोबारा से कॉटेज वगैरह बनवा के या फिर कुछ ऐसा करके जो गांव को भी जिससे रोज़गार मिले और नई ऊंचाइयों तक हमारा गांव पहुंचे, ऐसा कुछ सोचना पड़ेगा इसके लिए भी। और ये बहुत ज़रूरी है। ऐसी चीज़ों को ही गांव में, यही चीज़ें हैं जो गांव में लोगों को दोबारा बुलवा सकती है और गांव को दोबारा से सुदृढ़ कर सकती है। बिल्कुल सही बात है कि हमें यहाँ पर कुछ ना कुछ तो सोचना पड़ेगा। बहुत सारे प्रोजेक्ट मैंने भी पहले बनाए थे, लेकिन वो सारे फेल हो चुके हैं क्योंकि उस पर एक सिस्टम काम नहीं कर पाया, और इसके लिए हमें जो है कहीं जाना पड़ेगा। जैसे कि वहाँ पे हमें, हमारे साथ जो अंजना चौहान ब्लॉग है, उन्होंने बताया था कि हमारा गांव बिल्कुल समृद्ध गांव है, वहाँ पर सारी फिल्मों की शूटिंग होती है, तो क्यों ना एक बार जो है वहाँ जाकर भी हम देखें कि आखिर उन्होंने अपने गाँव में किया क्या है या वहाँ पर गाँव की स्थिति क्या है, और वहाँ से कुछ सीखकर हम यहाँ पर आएँ और फिर यहाँ पर कुछ ना कुछ करने का प्रयास करते हैं। लेकिन प्रयास एक आदमी से नहीं होगा। आप लोग जो इस हवेली को छोड़कर चले गए हैं, देहरादून में हैं, आप वापस आइएगा, ठीक है। आप आते भी आप हैं क्योंकि आप लोगों की ही ज़रूरत है। ये आपकी जो पुरानी यादें हैं वो ताज़ा हो जाएंगी और हमारी भी पुरानी यादें ताज़ा हो जाएंगी। आप लोगों के साथ की हमें बहुत बड़ी आवश्यकता है, तब जाके ही यहाँ पर ये सारा काम हो सकता है। और जो हमारा गाँव है जो आज बंजर पड़ने की कगार पर है, इसको दोबारा से हरियाली में चेंज हम कर सकते हैं और यहाँ पर आवागमन बहुत ही अच्छा हो सकता है। लेकिन आवश्यकता है आप सभी लोगों के साथ की। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। वेलकम पहाड़।